प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका हमारी व्यवहारिक व्याकरण के टॉपिक में। बात चल रही थी भाषा, व्याकरण और लिपि, और हम बात कर रहे थे भाषा की। कुछ पॉइंट भाषा में और भी बाकी हैं, जैसे बोली या उपभाषा। बोली या उपभाषा, बोली को हम उपभाषा के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, बोली या उपभाषा क्या होती है, इस पे अपन विचार करते हैं कि भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को ही हम बोली या उपभाषा के नाम से जानते हैं। और ये जो बोली या उपभाषा जो होती है, यह 15 से 20 किलोमीटर में, कितने में, 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। किसमें? बोली या उपभाषा में। अगला पॉइंट है उपबोली। दूसरे नंबर का है उपबोली। उपबोली किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो भाषा होती है, प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप से या सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने पर उसको हम उपबोली के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे राष्ट्रभाषा। राष्ट्र यानी देश, यानी कि एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में बोली और समझी जाए। एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में बोली और समझी जाए, राष्ट्रभाषा के नाम से जानी जाती है। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो सभी क्षेत्रों, सभी क्षेत्र, उपक्षेत्र और जो भी प्रांत हैं, उनमें अपनी अपनी बोलियों और भाषाओं का प्रयोग करते रहने पर राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए हम सभी भारतवासी या राष्ट्रवासी जिस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक रूप में करते हों, उसे हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। और हिंदी जो है वो सभी प्रांतों में बोली व समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पे है राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है राजकार्य में काम में आने वाली भाषा। इसकी परिभाषा हमने क्या देखी? राजभाषा का मतलब होता है राजकार्य में काम में आने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा। इसमें हमने क्या देखा कि राजकार्य में काम आने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। अब इसमें एक बात देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। विद्यार्थियों, 14 सितंबर 1949 में हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा जरूर दिया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है, आज हमारे देश के जो हालात हैं, आज हमारे देश की जो स्थिति है वो ये बयां करती है कि वास्तव में आज हम पूरे देश का अगर भ्रमण करें तो वास्तव में हमें एक चीज का एहसास जरूर होता है कि आज इतने बड़े विशाल देश में एक भी ऐसी भाषा नहीं है जो पूरे देश में चल रही है। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा जरूर मान रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली से आगे, इधर दिल्ली से आगे झांसी, महाराष्ट्र और नागपुर, चेन्नई, इनमें अगर हम जाकर के देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने देश में ही एक पराये से बन करके रह गए हैं। वैसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसको एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं भाषा और बोली में कुछ अंतर होता है उसकी। बात करते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर। देखो, भाषा और बोली में कुछ अंतर होते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें कि भाषा जो है वह विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली जो है
एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और सीमित क्षेत्र भी आपको बताया 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में या क्षेत्र में जाने पे इसमें परिवर्तन आ जाता है। दूसरी बात करें कि किसी भी भाषा का अपना साहित्य होता है। भाषा का क्या होता है? अपना साहित्य होता है, लेकिन बोली जो होती है उसका साहित्य हो यह आवश्यक नहीं है। यही इसमें हमने अंतर देखा। अब हम बात करते हैं आगे व्याकरण की। दूसरा जो टॉपिक है, भाषा के टॉपिक के बाद में दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है व्याकरण। दूसरे नंबर पे आता है व्याकरण। व्याकरण शब्द जो है वो देखो, व्याकरण जो शब्द है उसके बारे में देख लेते हैं। वी धन आ धन करण, वी धन आ धन करण के मेल से बना है। विद्यार्थियों, व्याकरण शब्द जो है वह वी धन आ धन करण के मेल से बना है। अब व्याकरण शब्द जो है उसका अर्थ देखते हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ टुकड़े टुकड़े करना। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? टुकड़े टुकड़े करना। टुकड़े टुकड़े करना। तो व्याकरण शब्द जो है वो वी धन आ धन करण के मेल से बना है, और इसका अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना। अर्थात टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक जो स्वरूप है वह दिखाना। व्याकरण के ज्ञान से मनुष्य जो होता है वो अपनी भाषा का सही यानी कि रूप से बोलना, लिखना और समझना आदि की जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा की। व्याकरण की परिभाषा की हम बात करते हैं। परिभाषा में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है वह व्याकरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें, व्याकरण की दूसरे शब्दों में हम बात करें कि ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखे, वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण जो है इसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार की जो भाषा होती है, इस प्रकार की भाषा की एक रूपता और शुद्धता की दृष्टि से व्याकरण जो है वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बात करते हैं हिंदी व्याकरण के भाग की। आगे हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं। हिंदी व्याकरण के भाग, हिंदी व्याकरण के भाग। तो विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण जो है उसके 4 भाग होते हैं। हिंदी व्याकरण के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद या रूप विचार, और चौथा है वाक्य विचार। तो नंबर 1 की बात करते हैं, वर्ण विचार। नंबर 1 क्या है? वर्ण विचार। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि वर्ण क्या होते हैं, कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण विचार के बारे में हम देखते हैं कि इसमें वर्णों के आकार, उसका उच्चारण स्थानों का ज्ञान आदि जो भी नियम है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करते हैं। है शब्द विचार, यह भी हिंदी व्याकरण के भाग में आता है। शब्द विचार के बारे में अपन विचार करते हैं कि इस भाषा के यानी कि इसमें भाषा के शब्द भंडार, शब्दों की उत्पत्ति, भेद, शब्द निर्माण आदि जो नियम है या आदि जो नियम होते हैं उनका अध्ययन किया
जाता है। तीसरे नंबर पे है पद या रूप विचार। तीसरा जो पॉइंट है वह है पद या रूप विचार। पद या रूप विचार में हम देखेंगे कि इसमें शब्द से पदों का निर्माण, शब्द से पदों का निर्माण एवं उनका वाक्य में प्रयोग, पद निर्माण के रूप में प्रयोग संबंधी जो भी नियमों पर विचार किया जाता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। चौथे नंबर पे आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार हिंदी व्याकरण के भाग का चौथा और अंतिम पॉइंट है। इस वाक्य विचार पे अपन विचार करते हैं। क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न पदों के पारस्परिक संबंध, उपवाक्य, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमारा यह टॉपिक यहीं पूर्ण होता है। इसके बाद में बात आती है लिपि की। लिपि क्या है, किसे कहते हैं, हिंदी में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित अपन विचार करते हैं। तो विद्यार्थियों, लिपि के बारे में अपन देखते हैं कि लिपि शब्द जो है, पहले तो उसका अर्थ देखते हैं। लिपि शब्द का अर्थ लीपना, पोतना। लिपि जो शब्द है उसका अर्थ हम देखते हैं कि लिपि शब्द का जो अर्थ है वह होता है लीपना, पोतना। परिभाषा, लिपि की परिभाषा भी बिल्कुल इजी सी है। लिपि की परिभाषा क्या है कि भाषा का जो लिखित रूप है, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। तो लिपि के बारे में हमने देखा कि भाषा का जो लिखित रूप है वही लिपि कहलाता है। अर्थात जिस ढंग से भाषा लिखी जाती है, जिस ढंग या जिस विधि या जिस तरीके से भाषा लिखी जाती है, वह उस भाषा की क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। यह संसार सागर है। इस संसार में अनेक भाषाएं हैं और उन सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम है देवनागरी, और देवनागरी जो लिपि है वह हमारी राष्ट्र लिपि है। कौन सी लिपि है, राष्ट्र लिपि। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि जो है वह हिंदी भाषा की लिपि है, और यह लिपि हमारी क्या, कौन सी लिपि कहलाएगी, राष्ट्र लिपि कहलाएगी। अब बात करते हैं भारत की प्राचीन जो लिपियां हैं उनकी। बात करते हैं भारत की प्राचीन लिपियां। भारत की प्राचीन लिपियां। अब देखो, भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं वो दो हैं। कौन कौन सी, ब्राह्मी लिपि और दूसरी है खरोष्टी लिपि। भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं, दो लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। भारत के जो भी पुराने शिलालेख हैं और जो भी पुराने सिक्के हैं, यानी कि शिलालेख और सिक्के हमारे देश के जो प्राचीन पुराने जो भी शिलालेख हैं, जो भी सिक्के हैं, इन दोनों पर ये दोनों लिपियां ही मिलती हैं। उन दोनों में कौन कौन सी लिपि मिलती है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। किनमें मिलेगी, हमारे जो भी प्राचीन सिक्के हैं और शिलालेख हैं उनमें। किंतु हमारी पुस्तकों में और अधिक जो भी लिपियां हैं उनके नाम भी मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ।
इस लिपि से, कौन सी लिपि का? देवनागरी, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। और देवनागरी लिपि जो है हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि है। बात करते हैं हम देवनागरी लिपि की विशेषता की। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं विद्यार्थियों, नंबर 1 है, यह जो लिपि है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अभी हम लिख रहे हैं, ये बायां है, बाईं से दाईं तरफ जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि कहलाती है। दूसरी लिपि की हम विशेषता इसकी बात करें कि वर्णों की स्पष्टता होती है। इसमें किसकी स्पष्टता होती है? वर्णों की स्पष्टता होती है और यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। दूसरे नंबर पे अपन बात करें वर्णों की स्पष्टता। वर्णों की स्पष्टता होती है। पहले नंबर पे हमने देखा कि ये बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि विश्व में जो प्रचलित सभी लिपियां हैं उनमें देवनागरी जो लिपि है वह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कही जाती है। विश्व की जो भी प्रचलित लिपियां हैं उनमें देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि की श्रेणी में रखते हैं। चौथे पॉइंट में अपन देखें कि इसकी जो ध्वनियां हैं, इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। और अंतिम जो इसकी विशेषता है यह है रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। रोमन लिपि उसकी अपेक्षा कम स्थान घेरती है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। तो विद्यार्थियों हमने इसकी 5 विशेषताएं देखी। व्यवहारिक व्याकरण का पहला टॉपिक जो था भाषा, व्याकरण एवं लिपि। हमने भाषा का अर्थ, उसकी विशेषताएं, कौन कौन सी भाषा और बोली में क्या अंतर है, इससे संबंधित जो भी बात इसमें से एग्जाम में जो निकल करके आ रही थी उसको हमने सही तरीके से देखा। व्याकरण वि धन आधन करण के मेल से बना है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ भी हमने देखा कि व्याकरण जो है, व्याकरण का अर्थ देखा। व्याकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, जो भी बातें थी वो भी हमने पढ़ी। लिपि के विषय में भी हमने जो जो क्वेश्चन थे, जो जो बातें थी वो पढ़ाई की। तो आज का ये टॉपिक जो है हमारा यहीं पूर्ण होता है। अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।